नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो हमने भूगोल में पढ़ा है, ठीक है, उस सभी का नोट्स आप अपने कॉपी में अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि ये नोट्स ही लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आता है तो आपके काम आते हैं। ठीक है, आज उसी भूगोल में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। ठीक है, तो आज हम टॉपिक में देखेंगे, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, भारत के द्वीप समूह और भारत के तटीय मैदान। तो जब भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे तो निश्चित तौर पे आप जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें से आपको जरूर से जरूर इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत के तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह के बारे में। सबसे पहली बात कि भारत के जो तटीय मैदान हैं वो है कहाँ पे और हैं तो होते क्या हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो तटीय मैदान है वो कैसे बने और कैसे ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो भारत के जो तटीय मैदान हैं, तो देखिए जो ये वाला क्षेत्र है ना, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इसको क्या कहते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत। यानी जो आपका ये विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला क्षेत्र है, यानी विंध्य पर्वत के नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये प्रायद्वीप क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके तीन ओर है ना पानी का विस्तार है। इधर आपका अरेबियन सी है, अरब सागर क्या है, इधर आपका अरब सागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर है, यानी इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी का विस्तार है, क्या है, बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये तीनों क्षेत्र है ना, ये तीनों क्षेत्र इस प्रकार से जो बने हैं, तो मैदान का निर्माण भी कुछ इन्हीं क्षेत्रों में आकर के हो गया है। ठीक है, तो पहली बात कि ये मैदान बने कैसे हैं, क्योंकि तीन तरफ पानी है। तो समझने वाली बात ये है कि जो ये सागर हैं, खाड़ी और महासागर हैं, इनकी जब लहरें है ना इस स्थलखंड से टकराती हैं, तो इस टकराने के फलस्वरूप अपने साथ इसको बहुत सारे अवसादों का जमाव कर देते हैं, यानी काट दी हैं, है ना। तो समुद्री लहरों के द्वारा, पहली बात तो समुद्री लहरों ने इन मैदानों को काटा है। ठीक है, और जो आंतरिक भाग से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है, भारत की आंतरिक भाग से निकलने वाली नदियां हैं ना, वो अपने साथ आते समय बहुत सारा अवसाद लाती हैं, यानी कि सेडिमेंट लाती हैं, और सेडिमेंट ला के यहीं बिछा देंगी। ठीक है ना, सेडिमेंट ला के क्या करेंगे, अवसादों का यहाँ पे जमाव कर देंगी। ठीक, अब ये जमाव लाखों सालों तक अगर होगा तो यहाँ पे मैदान का निर्माण हो गया है। क्या निर्माण हो गया है, मैदानों का निर्माण हो गया है। तो आप देख पाएंगे कि भारत के दो क्षेत्रों में तटीय मैदान का निर्माण हो गया है, एक आपका पश्चिमी साइड में और एक पूर्वी साइड में। जो आपकी पश्चिमी तट में मैदान का निर्माण हो गया है उसे हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, जो कि अरब सागर के तट पे है। दूसरा जो तटीय मैदान का निर्माण हो गया है वो बंगाल की खाड़ी के साइड में है, जिसे हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, और इन तटीय मैदानों को किस किस तट के नाम से जाना जाता है ये भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि तटीय मैदान कहते किसे हैं, मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है। तो आपको मैंने बताया कि भारत के पश्चिमी साइड में अरब सागर है, ठीक है ना, और पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है, प्लस नीचे की तरफ से हिंद महासागर है। ठीक है, तो मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 150 से 200 किलोमीटर फैले हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जो तटीय मैदान है 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में फैले हो सकते हैं, इन्हें हम तटीय मैदान कहेंगे। बात करें निर्माण कैसे हुआ, इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ है, तो सागरी तरंगें जो सी वेव्स होती हैं, ठीक है ना, जो समुद्र की तरंगें होती हैं और नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तट का निर्माण हो जाता है, यानी तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। तो फिर इसके फायदे क्या हैं, तो भारत में इससे क्या लेना देना है, तो भाई भारत का ही हम पढ़ रहे हैं तटीय मैदान, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है जिसमें पठारों का विस्तार है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व पश्चिम में 2 सकरे तटीय मैदान मिलते हैं हमें,
आपको जो दिखाया अभी को, जो संकरे मैदान दो मिलते हैं, एक तरफ तो है आपका पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाएगा, जिसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या कहेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में दो प्रकार से तटीय मैदान का निर्माण हो गया है, एक को पूर्वी तटीय मैदान और दूसरे को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें जो आपको मैंने बताई हैं। अब देखिए, बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान यानी जो पश्चिम में है, ठीक है, और मैदान है और दूसरा तट पे है, उसे हम कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। अगर दिखाएं इस मैप में आप ज़्यादा क्लियर समझेंगे। ये देखिए कि भारत का ये पश्चिमी है ना, पश्चिमी तट है, और ये आपका भारत का पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट पे आपका बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी तट पे आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। तो जो हिस्सा है ना स्थलखंड के, भारत के स्थलखंड का जो हिस्सा इस समुद्र से लगेगा, वहीं तटीय मैदान का निर्माण हो गया है। ठीक है, और उन्हीं तटीय मैदानों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ के तटीय मैदानों को हम देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, जो नाम यहाँ दिया है, कच्छ दिया हुआ, काठियावाड़ दिया है, गुजरात, कोंकण, ठीक है, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, उत्कल प्लेन। अभी केवल आप इस मैप को देखेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं है ना थ्योरी का पार्ट, जो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? तो देखेंगे कि ये कच्छ की खाड़ी है ना, ये कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक, यहाँ पे हमने देखा कि ये कच्छ की खाड़ी से कहाँ तक जाएगा? ये कच्छ की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये आपका कन्याकुमारी तक, इस कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है ना, कौन सा मैदान कहलाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा। दूसरी बात ये है कि इसकी जो औसत चौड़ाई है ना, औसत चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई इसकी कितनी होगी? औसत चौड़ाई इसकी होगी 64 किलोमीटर। कितनी है? 64 किलोमीटर। लेकिन सर्वाधिक चौड़ाई की अगर बात करेंगे ना, तो ये नर्मदा और ताप्ती के मुहाने में सबसे ज़्यादा चौड़ी है, और इसकी चौड़ाई यहाँ कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर की चौड़ाई यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ जो बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिमी तटीय मैदान में जो बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, वो या तो छोटी हैं, दूसरी बात, और बहुत तेज़ी से बहती हैं। एक तो ये छोटी छोटी नदियाँ इस साइड में बहेंगी, दूसरा कि बहुत तेज़ी से बहती हैं। इस वजह से यहाँ डेल्टा का निर्माण न होकर के एस्चुरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। तो एस्चुरी क्या होता है भाई? कि जब नदियों का पानी है ना तट पर जा कर के मलबे का जमाव नहीं करता है और समुद्र की लहरें उस मलबे को अपने साथ खींच के ले जाती हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र में हम देखेंगे कि जो उस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम एस्चुरी कहेंगे। वही जब मलबे का जमाव हो जाता है तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में जो संरचना बन जाती है उसे हम डेल्टा कहते हैं, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी के साइड में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ क्या बनेगा? एस्चुरी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो मैदान है ना तटीय मैदान, उनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तटीय मैदान का नाम दिया गया है इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा कि इन मैदानों का विस्तार कहाँ कहाँ किन राज्यों में है। जैसे कि काठियावाड़ तटीय मैदान है, क्या नाम है? काठियावाड़ तटीय मैदान। इसका जो विस्तार है वो कच्छ की खाड़ी से लेकर दमन तक है। कहाँ तक है? कच्छ की खाड़ी से लेकर के दमन तक है, जो दमन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है। कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कच्छ की खाड़ी से लेकर के कच्छ की खाड़ी से दमन तक, यहाँ पे आपका दमन है ना, यहाँ पे आपका दमन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कौन सा जो तटीय मैदान कहलाएगा? काठियावाड़ तटीय मैदान। कौन से नाम से जानेंगे? काठियावाड़ तटीय मैदान के नाम से इसको हम जानेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि काठियावाड़ तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से लेकर के कहाँ तक रहेगा आपका? कच्छ की खाड़ी से लेकर के रहेगा आपका कहाँ तक? दमन तक रहेगा। दूसरी बात करेंगे कि कोंकण तटीय मैदान है। कौन सा है? कोंकण तटीय मैदान। तो जहाँ से पहला वाला खत्म हो रहा है ना, वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट भी करना है। तो पहला वाला दमन तक खत्म हुआ, दूसरा दमन से गोवा तक, ठीक है,
दूसरा दमन से गोवा तक का जो क्षेत्र है ना, यहाँ से, यहाँ पे देखेंगे कि दमन से गोवा तक, ठीक है, दमन से गोवा तक, ये वाला जो क्षेत्र है उसे कहेंगे कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्टल प्लेन कहेंगे। कोंकण क्या कहेंगे? कोंकण कोस्टल प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोंकण कोस्टल प्लेन कहेंगे, कोंकण कोस्टल प्लेन, ठीक है। दमन से गोवा तक कोंकण तटीय मैदान। तीसरा कनारा या कन्नड़ तटीय मैदान, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक का एक जिला है मंगलुरु जो तट पे स्थित है, तो गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो तटीय मैदान है उसको कहेंगे कनारा या कन्नड़ तटीय मैदान। कनारा या कन्नड़ तटीय मैदान, इसको भी एक बार देख लेते हैं इसी मैप में, इसको भी एक बार मैप में देखेंगे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ दमन से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर आपके यहाँ आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे? कनारा या कन्नड़, ठीक है, कनारा या कन्नड़ तटीय मैदान, जो कि मैक्सिमम आपका कर्नाटक के ही क्षेत्र में आया, कर्नाटक राज्य के तट पे स्थित है, कर्नाटक तट पे स्थित है, इसीलिए हम इसे कर्नाटक के तटीय मैदान भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे गोवा से कर्नाटक तक ये फैला हुआ है, और लास्ट में, सबसे लास्ट में जहाँ पे आपका मंगलुरु कर्नाटक के ये खत्म हो रहा था ना, कनारा या कन्नड़, वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका मालाबार तट और चला जाता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। कहाँ तक चला जाएगा भाई? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है ये कितने तटीय मैदानों में बटा हुआ है? तो 4 तटीय मैदानों में, जिसे हम काठियावाड़ तट, कोंकण तटीय मैदान, कनारा या कन्नड़, या फिर लास्ट में मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। मालाबार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम जब मानसून का आगमन होता है 1 जून को, ठीक है ना, केरल के तट, मालाबार तट पे, तो सबसे पहले इसी से टक्कर होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून को इसी तट पे होता है। अब भारत में वर्षा में सबसे ज़्यादा योगदान दक्षिण पश्चिम मानसून का है, तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को आता है, वो कौन से तटीय मैदान से सबसे पहले टकराता है? तो आपका आंसर होगा मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। इसी क्रम में दूसरा देखेंगे, जो बंगाल की खाड़ी से जो तट लगता है उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वो क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था कि गंगा के मुहाने। अब देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में जहाँ गंगा है ना, गंगा नदी का जो आपका गंगा नदी फैली हुई है, वहाँ से लेकर के आप देखेंगे कि कन्याकुमारी तक जो तट का नाम है उसे हम कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि गंगा के मुहाने से लेकर जो कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान है, ये इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इसके पूर्व में कौन सी खाड़ी है? क्या मन्नार की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, या फिर आपका अरब सागर है? तो पूर्वी तटीय मैदान सबसे पहले यही ध्यान देना है कि यहाँ इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। दूसरी बात, इसकी चौड़ाई कितनी है? ये इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई तो 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर है, ठीक है। 160 किलोमीटर से 460 किलोमीटर चौड़ी है, और पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, यानी पश्चिम में इसका चौड़ाई ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए कि ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। जहाँ हमने देखा कि पश्चिमी तटीय मैदान एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, वहीं पे पूर्वी तटीय मैदान किसका निर्माण करेंगी? यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेंगे। यानी ये ट्रायंगुलर शेप की जो संरचना होती है, मलबे का जो आकार होता है ट्रायंगुलर शेप, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। और डेल्टा कौन बनाता है? नदियाँ बनाती हैं। ये जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ना प्रायद्वीपीय भारत की, यही डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपसे पूछेगा बताओ पश्चिमी तटीय मैदान ज़्यादा उपजाऊ है कि पूर्वी तटीय मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो आप देखेंगे कि सबसे उपजाऊ मैदान आपका पूर्वी तटीय मैदान ही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदियाँ यहीं पे बहती हैं, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इसके बाद बात करें कि कौन कौन सा तटीय मैदान है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि कोरोमंडल तट, फिर रायलसीमा, ठीक है। रायलसीमा
के अलावा उत्तरी सरकार और उत्कल तटीय मैदान। इन चारों तटीय मैदानों को हम इस मैप में देखेंगे। इन चारों तटीय मैदान को हम इस मैप में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो तटीय मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे उत्कल, है ना, उत्कल प्लेन्स, उत्कल कोस्टल प्लेन, उत्कल तटीय मैदान। ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पे जो दो तटीय मैदान हैं उनको दो नाम से जाना जाता है। एक तो नदर्न सरकार है, दूसरा रॉयल सीमा है। दूसरा क्या है? रॉयल सीमा। दूसरा है रॉयल सीमा। ठीक है, रॉयल सीमा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आंध्र प्रदेश के तट पर जो तट है ना वो दो नाम से जानेंगे। एक तो आपका उत्तरी सरकार है, दूसरा रॉयल सीमा भी है। ये आपका कहाँ पे है भाई? तो आंध्र प्रदेश के तट हैं। ये आंध्र प्रदेश के तटों का नाम है। और लास्ट में आंध्र प्रदेश से लेकर ये तमिलनाडु पे पूरा विस्तृत जो आपका तटीय मैदान है उसे हम कहेंगे कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या कहेंगे? कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स हम इन्हें कहते हैं। तो एक हो गया आपका उत्कल तट जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में दो तटीय मैदान, एक नॉर्दर्न सरकार और दूसरा रॉयल सीमा। तमिलनाडु के तट पर जो आपका तटीय मैदान है उसे हम कोरोमंडल तटीय मैदान या कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। तो ध्यान देना है कि चार तटीय मैदान, चार तट का नाम इधर और चार तट का नाम इधर, यानी पूर्वी साइड में दोनों आपको याद रखना होगा। तो पश्चिमी तटीय मैदान जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका पूर्वी तटीय मैदान है। चलिए यहाँ देख लीजिए कि कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तमिलनाडु। रॉयल सीमा तट और उत्तरी सरकार मैदान ये आपका आंध्र प्रदेश में है। उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। ये इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे इसमें। ये आपको जो मैंने बताया है मैप में, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में सभी लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, तो आपको तटीय मैदान में उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, उतना ही पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा भारत के द्वीप, आइलैंड ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले आप बताइए कि द्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, तो द्वीप ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर पानी का विस्तार हो, है ना, यानी भूमि का ऐसा हिस्सा जिसके चारों ओर पानी का विस्तार हो, वो स्थलखंड क्या कहलाता है? आइलैंड या द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है द्वीप की। तो स्थलखंड का ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? द्वीप या आइलैंड कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात कि हम अगर भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो भारत में ऐसे कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा? 1382 द्वीप हैं। कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 1382 द्वीप हैं। ठीक है, फिर भारत के पूर्व, अब भाई द्वीप हैं तो सागर में ही होंगे, तो भारत के दो तरफ एक बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपकी अरब सागर है। तो आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी यानी पूरब में भारत के जो द्वीप हैं उसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, पश्चिम की साइड में देखिए, पश्चिम साइड में जो सागर है उसे हम अरब सागर कहते हैं, और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह है जिसमें कुल टोटल कितने द्वीप हैं? तो आप कहेंगे 36। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो आप कहेंगे 36 द्वीप हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या बताइए, तो 36 द्वीप हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब एक एक करके बात करेंगे हम अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में, फिर लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि जब दोबारा आप पढ़ें तो आपको रिवीजन करना हो, केवल क्या करना हो? रिवीजन करना हो। ठीक है, क्योंकि बार बार 20 बार नोट्स नहीं बनाया जाता। एक बार बना लीजिए, उसी को कई बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, उसी से सिलेक्शन आपका होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और आपको बताया इसमें जो द्वीपों की संख्या है, क्या है? द्वीपों की जो संख्या है वो 572 है। कितनी है? 572 है। और 572 यह है क्या एक्चुअल में? हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। यानी
जब म्यांमार से लगते हुए, म्यांमार में हिमालय को अराकनयोमा कहते हैं, और वहाँ से जब आगे निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में आ जाता है तो वहाँ पर वो द्वीपों के रूप में दिखने लगता है, और हम उसे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यह बेसिक रूप से किसका हिस्सा है, हिमालय का ही डूबा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना, जो हमें द्वीपों के रूप में दिखता है, अंडमान निकोबार। अंडमान सागर क्या है, अंडमान सागर इसे म्यांमार और थाईलैंड से अलग करता है, ठीक है ना। अंडमान सागर इसे किसे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान सागर म्यांमार और थाईलैंड से अलग करता है। इसका अगर हम मैप दिखाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और क्योंकि ये आपका बे ऑफ बंगाल है, देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, ठीक है। अब आप देखिए कि ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, इसके पूर्व में यानी ईस्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंडमान सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, अंडमान सी, ठीक है। और ये अंडमान सी ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे थाईलैंड म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड है। तो आपको समझना ये है कि जो ये अंडमान सी है ना, ये थाईलैंड और म्यांमार को है ना, म्यांमार से इस पोर्ट ब्लेयर इस अंडमान निकोबार को अलग कर रहा है, क्योंकि बीच में आ गया है, ऊपर के साइड में म्यांमार वगैरह है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले उन फैक्ट पे चर्चा करेंगे, फैक्ट के बारे में बात कर लें। तो अंडमान सागर इस अंडमान निकोबार को म्यांमार और थाईलैंड से अलग करता है, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख द्वीप भी हैं, क्या है, इसके कुछ प्रमुख द्वीप भी हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, यहाँ पे एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है सेंटिनल द्वीप, ठीक है ना। इन सभी को हम अभी मैप में देखेंगे, एकदम ये ऊपर से नीचे का क्रम भी है, ठीक है। उत्तरी अंडमान में उत्तरी अंडमान सबसे पहले, फिर मध्य, फिर दक्षिणी और लास्ट में लिटिल अंडमान। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा इसको कि उत्तरी अंडमान में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, क्या है, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, या भारत में द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसके जब आप देखेंगे कि उत्तर है ना, उत्तर पूर्व में एक द्वीप है जिसे कहेंगे उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में एक द्वीप है जिसे कहेंगे नारकोंडम द्वीप, क्या है, नारकोंडम द्वीप। और ये द्वीप जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, क्या है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम, जो कि उत्तरी अंडमान के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद देखेंगे कि मध्य अंडमान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है, सबसे बड़ा है द्वीप है। इसी के पूर्व में आप देखेंगे कि बैरन द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है बैरन द्वीप, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो का ये एग्जाम्पल है। मध्य अंडमान के बाद आ जाएंगे दक्षिणी अंडमान आएगा, दक्षिणी अंडमान, और जो आप पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर, वो इसी अंडमान दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है, ठीक है। यही पोर्ट ब्लेयर में आपकी बनाई गई सेल्यूलर जेल, जिसे हम काला पानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काला पानी भी कहते हैं। तो आज़ादी के पहले बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे इस काला पानी की सज़ा मिलती थी, तो यहीं आते थे, पोर्ट ब्लेयर में ही आते थे, सेल्यूलर जेल में ही उन्हें बंदी बना करके रखा जाता था, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाले पैसेज का नाम है डंकन पैसेज, क्या है, डंकन पैसेज, क्या कहते हैं इसको, डंकन पैसेज, जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। अब दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो एक और द्वीप दिख रहा होगा जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप, क्या नाम है इसका, सेंटिनल द्वीप। और विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिनल जनजाति पाई जाती है यहीं पे। इसका उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी सेंटिनल और दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी सेंटिनल द्वीप के नाम से जाना जाता है। बस इसकी आप स्थिति याद रखिए, अभी मैं इसको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की भी। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान है, क्या है ये, उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पे दूसरा नॉर्थ अंडमान के बाद यहाँ पे देखिए मिडिल अंडमान दिख रहा होगा, है ना, ये मिडिल अंडमान है, ठीक। मिडिल अंडमान के बाद यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान साउथ अंडमान है ना, क्या है, साउथ अंडमान।
साउथ अंडमान के बाद यहाँ पे कहाँ गया, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर दिख रहा होगा, पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर किस पे है, दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, क्या है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये वाले चीज़ें ये पूरी के पूरी अंडमान के हिस्से में आएंगे, इसे कहते हैं अंडमान द्वीप। ये पूरा जितना भी आपको ये चीज़ दिख रहा है इसको हम किसके अंदर में रखते हैं, अंडमान द्वीप के अंदर रखते हैं। और अंडमान के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल यह एक आर्टिफिशियल लाइन है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ठीक है। किसको किसको अलग करती है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीपों को अलग करती है ये 10 डिग्री चैनल। चैनल, ये चैनल कहा जाता है, यानी कि सकरी, जो समुद्र में सकरा जो रास्ता होता है ना, उसी को हम चैनल कहते हैं। और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा कि ये चैनल कुछ और नहीं है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है ये, 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। चलिए आगे बात करेंगे। 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ पे निकोबार द्वीपों की श्रृंखला आपको दिखेगी। क्या दिखेगी, निकोबार द्वीपों की श्रृंखला। तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो कार निकोबार मिलेगा। क्या मिलेगा, कार निकोबार। तो निकोबार द्वीप की सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसको क्या नाम देंगे, कार निकोबार। फिर यहाँ पे नानकाउ आइलैंड दिखेगा। फिर यहाँ पे आ जाइए लिटिल निकोबार, क्या है, लिटिल निकोबार दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे दिखेगा, ग्रेट निकोबार। ये आपका क्या है, ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे के क्षेत्र में ग्रेट निकोबार दिखेगा। क्या दिखेगा, ग्रेट निकोबार। तो 4 आइलैंड इसके याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे आइलैंड है। इसमें आपको एक कार आइलैंड याद रखना है, कार आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे कार निकोबार आइलैंड याद रखना है। दूसरा कि एक नानकाउ आइलैंड याद रखना है। फिर लिटिल निकोबार आइलैंड याद रखना है। और लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिण में स्थित है, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि इन द्वीपों में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो इसी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए अंडमान सी बी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अंडमान सी बी है, जो थाईलैंड म्यांमार से अलग करता है इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। नॉर्थ अंडमान है ये, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान में स्थित सैडल पीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, यहाँ पे लोअर अंडमान है, यहाँ पे सेंटिनल द्वीप आपको दिख रहा होगा, है ना, सेंटिनल द्वीप, और लिटिल अंडमान, यहाँ पे आपको लिटिल अंडमान दिखेगा। तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर अंडमान, ठीक है, सेंटिनल आइलैंड, लिटिल अंडमान, ये आपके अंडमान द्वीप का हिस्सा है, ठीक। अब यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल आएगा, और यहाँ से पोर्ट आपका देखेंगे कि अंडमान और निकोबार से अलग हो जाएगा। तो सबसे पहला जो निकोबार मिलेगा वो कार निकोबार। फिर आपका कार निकोबार के बाद आप देखेंगे कि नानकाउ आइलैंड है, ठीक। उसके बाद लिटिल निकोबार यहाँ पे है, और लास्ट में यहाँ पे ग्रेट निकोबार आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4 आइलैंड आपको इसके याद रखने हैं, और 4 आपके अंडमान की याद रखने हैं। चलिए, 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन द्वीप दूसरे द्वीप से अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप से अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किसको अलग करता है, निकोबार द्वीप से अलग होता है। 10 डिग्री चैनल द्वारा ये निकोबार द्वीप से अलग होता है। अब निकोबार द्वीप के बारे में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको कार निकोबार दिखेगा, फिर नौकोवरी, ठीक है, नॉन कोवरी, लिटिल निकोबार दिखेगा, लिटिल निकोबार, फिर बड़ा निकोबार जिसे हम ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में 2 चीज़ें समझने वाली बात है। एक है कि अंडमान निकोबार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, उसका क्या नाम है, तो माउंट थोलियर है। यहाँ पे क्या है, माउंट थोलियर है। और इसी ग्रेट निकोबार में आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, साउथ मोस्ट पॉइंट, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो भी आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए, अब नोट वाली चीज़ें जो करंट अफेयर में भी आपसे पूछ ली जाती हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है।
ठीक है। किस द्वीप का नाम? स्वराज द्वीप है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज है, नील द्वीप का शहीद द्वीप है, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। तो इन तीनों द्वीपों का नामकरण किसने चेंज करके ये कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए कि दिसंबर 2018 में मोदी जी द्वारा तिरंगा फहराए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन तीनों द्वीपों का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि 1943 में जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले इसी द्वीप पे क्या किया था? झंडा फहराया था। तो उसी के 2018 में भाई उसी के उपलक्ष्य में 75 वर्ष पूरे हो गए। उसी के लिए इन तीनों द्वीपों का नाम चेंज करके ये तीनों रख दिया गया है। तो भाई ऊपर वाले का स्वराज, हैवलॉक का, नील का शहीद, रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस बात को याद रखिएगा कि 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये तीनों द्वीपों का नाम चेंज कर दिया गया। और उससे भी ज़्यादा करंट अफेयर की बात ये है, करंट अफेयर में आप देखते हैं कि ये 23 जनवरी 2023 की बात है। कब की है? 23 जनवरी 2023 की बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप की 21 द्वीपों का नाम जो भारत में परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रख दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्यों इसी दिन रखा गया है 23 जनवरी को? क्योंकि 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने के लिए क्या किया है? घोषणा की है कि अब प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जब मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस पड़ता है, इस वजह से मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कि 21 परमवीर चक्र विजेता थे कि 23 थे जिनके नाम पर 21 द्वीप समूहों के नाम ये रख दिए गए हैं। चलिए अब देखेंगे कि अंडमान निकोबार की जनजातियां है ना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए शेम्पेन, निकोबारी, ओजो या जरवा सेंट्रलीज ये कहाँ की जनजातियां हैं, ठीक। तो देखेंगे कि अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं वह 2 ग्रुप में पाई जाती हैं। पहली बात कि अंडमान में 4 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, 4, जिसे हम नेग्रिटो जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 नेग्रिटो जनजाति पाई जाती है जो ग्रेट अंडमानी, ओजो, जारवा या सेंट्रलीज के नाम से जानी जाती है। ये चारों की चारों जनजातियां इस कैटेगरी के हैं, नेग्रिटो, या जिसे हम निग्रो भी कहते हैं ना, अफ्रीका में नेग्रिटो। तो देखेंगे कि जो जारवा जनजाति है नेग्रिटो कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार से कुछ रहेंगे, इनका रंग सांवला, ये ब्लैक होता है, ठीक है। तो जारवा जनजाति नेग्रिटो की कैटेगरी में ये आएंगे। दूसरी कि निकोबार में 2 मंगोलाइड जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? 2 मंगोलाइड जनजाति, जिनका नाग नक्श बिल्कुल कैसा होता है? चीन, नेपाल या फिर मंगोलिया के जैसे लोग दिखते हैं, है ना। यानी इनकी आंखें, बाल खड़े खड़े रहेंगे और ये चेहरा चपटा रहेगा, ठीक है। तो शैम्पेन जो जनजाति है वो मंगोलाइड प्रकार की जनजाति है। शैम्पेन और निकोबारी कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। इनका रंग सांवला नहीं होता, इनका रंग गोरा होता है, इनका रंग सांवला या काला होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंडमान में ये और निकोबार में ये मिला करके ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ हैं। सेंट्रलीज जनजाति की खास बात यह है कि विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति है। क्या है ये? विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति पाई जाती है, क्योंकि ये अपने वहाँ पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश क्या मानती हैं? वर्जित मानती हैं। और किसी को भी आने से इनके वहाँ क्या माना जाता है कि ये हमारी सभ्यता को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए कोई भी इनके पास नहीं आ जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। एक तो हमने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में पढ़ लिया। दूसरा जो अरब सागर में द्वीप समूह, उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। तो पहले लक्षद्वीप का नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय या अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले इसको क्या नाम देते थे कि इसके जितने भी द्वीप हैं उनको मिला करके ये सभी द्वीपों के नाम पे जाना जाता था। कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहेगा हम लक्काद्वीप, मिनी द्वीप जा रहे हैं। तो अटपटा लगे ना, इतना बड़ा नाम कहने की जरूरत क्या है। इसे क्या कर दो? लक्षद्वीप कर दो। ये लक्षद्वीप के नाम से जाना गया बाद में। यह किससे बना है? तो यह मूंगा चट्टानों, मूंगा एक जीव होता है, समुद्री जीव, जिसके ऊपर है ना, जिसके शरीर पे ऊपर कवच लगा रहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो मूंगा चट्टानों के द्वारा इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्या है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ पे
अब देखिए लक्षद्वीप का जो नाम है लक्षद्वीप, यह मलयालम और संस्कृत में इसका अर्थ है 1 लाख द्वीप। क्या है? 1 लाख द्वीप इसे कहा गया है, तब से इसका नाम लक्षद्वीप हो गया। तो ये मलयालम और संस्कृत का वर्ड है लक्षद्वीप। कुल द्वीपों की संख्या आपको बता चुके हैं कि 36 हैं। कुल कितने हैं? 36 द्वीप हैं, जिसमें 12 एटोल, 3 रीफ और 5 जलमग्न और 10 बसे हुए हैं। यानी 10 पे ही मानव का बसाव है। बाकी बच गए कितने? बाकी 26 बचे। तो 26 में कुछ पानी में डूबे हुए हैं, कुछ केवल रीफ वाले हैं और 12 एटोल वाले हैं। केवल 10 भी जनजाति रहती है, 10 पे ही बसावट है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो क्योंकि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केवल 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और केरल के कोच्चि से अगर इसकी दूरी देखेंगे तो 220 से 440 किलोमीटर ही दूरी इसकी बनती है। ठीक है ना, यानी कि ये काफ़ी नज़दीक है कोच्चि से। सबसे उत्तरी द्वीप इसकी देखेंगे तो अमिनी द्वीप है। क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप इसकी अमिनी द्वीप है। और अन्य द्वीपों में कावारत्ती द्वीप, एड्रोट द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। सबसे दक्षिणी द्वीप आपका मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। कौन होगा? मिनिकॉय होगा। सबसे उत्तरी अमिनी द्वीप, सबसे दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप है। सबसे दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप है। तो ये सारे फैक्ट आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि यही लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप सागर है। ठीक है, और ये आपका केरल का तट दिख रहा होगा। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ कोच्चि है, जो आपको बताया कि 220 से 440 किलोमीटर के लगभग में इसकी डिस्टेंस आती है। यहाँ पे जो प्रमुख द्वीप है लक्षद्वीप द्वीप समूह के, यहाँ पे देखेंगे कि एक है आपका अमेनी आइलैंड। यहाँ पे देखिए अमेनी आइलैंड है ना। एक है आपका एड्रोट आइलैंड, जो इस लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? एड्रोट आइलैंड। एक है आपका कावारत्ती आइलैंड। क्या है? कावारत्ती आइलैंड पे ही इसकी लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। कावारत्ती आइलैंड भी है, उसी पे लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती भी स्थित है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब ये जो 3-4 जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनको ध्यान रखना है। यहाँ से आपकी एक 9 डिग्री चैनल भी, 9 डिग्री चैनल है ना, 9 डिग्री चैनल भी जाता है। 9 डिग्री चैनल भी जाता है, इसको भी आप आगे देखेंगे। तो अमिनी द्वीप, एड्रोट द्वीप, कावारत्ती द्वीप, ठीक है, ये सारे के सारे लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों के नाम हैं। और राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या है भाई लक्षद्वीप की? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो एड्रोट द्वीप है। कौन सा द्वीप है? एड्रोट द्वीप है। भाषा कौन सी बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कि डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किन किन जगहों को अलग करता है, या किन किन जगहों के बीच में स्थित 8 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया ILM। क्या है? ILM। I फॉर इंडिया, L फॉर लक्षद्वीप, M फॉर मिनिकॉय, और जो ये MD दिया गया है वो भारत के समुद्री पड़ोसी देश मालदीव के बारे में है। किसके बारे में है? भारत के समुद्री पड़ोसी देश मालदीव के बारे में है। आपने मालदीव और इंडिया का जो कंट्रोवर्सी है उसको देखा ही होगा कि मोदी जी मालदीव गए थे और वहाँ की सरकार या कुछ लोगों ने कुछ कहा तो उससे दुखी होकर के, गुस्सा होकर के चले गए लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप भी अपना मालदीव से कम खूबसूरत नहीं है। ठीक है, तो मालदीव, यही मालदीव है जो इंडिया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल को। ठीक है, यानी इंडिया से अगर मालदीव को अलग करना हो तो किस डिग्री चैनल से अलग करेंगे? 8 डिग्री। लक्षद्वीप भी अलग होता है मालदीव से, और मिनिकॉय भी अलग होता है मालदीव से 8 डिग्री चैनल से। तो आपके एग्जाम में इन तीनों सेक्शन से कभी भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपका 8 डिग्री चैनल ही होगा। क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। एक 9 डिग्री चैनल की बात कर रहे थे, 9 डिग्री चैनल ये किसके बीच में है? तो साक्षात लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। तो हमने देखा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, 8 डिग्री चैनल इंडिया मालदीव, लक्षद्वीप मालदीव और मिनिकॉय मालदीव के बीच में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। तो 3 डिग्री चैनल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, गलती नहीं करनी है। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। देखिए कुछ ऐसे द्वीप हैं, जो तटों पे स्थित हैं। तट आपको बताया है। ठीक है, तट ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन ये पूरा तट ही तट है। ठीक है,
तो कुछ द्वीप यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, ये ठीक है। ये सब तट के समीप स्थित जो द्वीप हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी है। देखिए, आइलैंड नियर टू द कोस्ट, यहाँ आप देखेंगे कि हुगली नदी बहती है भाई, पश्चिम बंगाल में बहती है। तो जहाँ पे उसका मुहाना है वहीं पे 2 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 2 द्वीप। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप। जो लोग पश्चिम बंगाल से यहाँ बनारस नहीं आ पाते हैं, इलाहाबाद नहीं आ पाते हैं, तो इसी में नहा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई बड़ी जलासी यहाँ भी उपस्थित है, तो यहाँ पे ही नहा लेकर के वो लोग गंगा स्नान कर लेते हैं। इसको कहा जाता है गंगा सागर द्वीप। दूसरा न्यू मूर द्वीप, ठीक है। तो ये दोनों जो द्वीप है ये हमेशा विवाद में रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से इनकी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश भी दावा करता है ये द्वीप हमारे हिस्से में आते हैं, ठीक है। दूसरा, उड़ीसा में बहती है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में क्या बहती है? ब्राह्मणी नदी। और उसी के तट पे द्वीप है जिसे हम डॉक्टर कलाम द्वीप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्हीलर द्वीप के नाम से इसे जानते थे। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण, क्योंकि डॉक्टर कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहीं पे मिसाइलों का परीक्षण होता है। जैसे कौन कौन सी मिसाइल? अग्नि हुआ, पृथ्वी हुआ, आकाश हुआ, त्रिशूल हुआ। तो जितने भी मिसाइलों का परीक्षण होगा आपके इसी डॉक्टर कलाम द्वीप से होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से होगा। अगर थर्ड बात करें कि आंध्र प्रदेश के तट पे भी कोई द्वीप है क्या? आंध्र प्रदेश के तट पे कोई द्वीप है? बिल्कुल, श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। इसमें क्या खास बात है? श्रीहरिकोटा द्वीप में इसरो का एक क्या है? परीक्षण केंद्र है। कौन सा परीक्षण केंद्र? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसरो का लॉन्चिंग पैड, यानी इसरो जितने भी अपने सैटेलाइटों का परीक्षण करता है, ठीक है, वो आपका इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही करता है, जो स्थित है आपके श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी द्वीप में एक झील भी है, इसी द्वीप में एक झील भी है जिसे क्या कहते हैं? पुलिकट झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिकट द्वीप भी कहते हैं, सॉरी पुलिकट झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट झील। इसी द्वीप में क्या है? पुलिकट झील है, ठीक है, पुलिकट झील है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पे है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है। यहाँ पे देखिए कि इसरो की फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ देती है, तो इसरो का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हिंदी में इसका नाम भी याद रखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि तमिलनाडु पे अगर आते हैं, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की तरफ, तो यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है जिसे कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्या है? मन्नार की खाड़ी में। क्या है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और इसी पंबन द्वीप में स्थित है रामेश्वरम। क्या स्थित है? रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान भी है। इस पंबन द्वीप का आखिरी सिरा जो है वो है धनुषकोटी। इस पंबन द्वीप का आखिरी सिरा क्या है? धनुषकोटी। धनुषकोटी से ही राम सेतु स्टार्ट होता है। राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? धनुषकोटी। धनुषकोटी आखिरी सिरा किसका है? पंबन द्वीप का। तो धनुषकोटी से ही राम सेतु शुरू होता है। अब इस राम सेतु को ही कहते हैं आदम का पुल या एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। और राम सेतु की स्टार्टिंग धनुषकोटी से होती है और ये चला जाता है श्रीलंका के, राम सेतु कहाँ चला जाता है? श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक। कहाँ जाएगा? श्रीलंका के तलाई मन्नार। यानी यह धनुषकोटी से ये सेतु, राम सेतु चला जाएगा तलाई मन्नार यानी श्रीलंका के द्वीप तक। इसी के बीच में आपका इन्हीं दोनों को जोड़ने का काम करेगा राम सेतु, जिसे हम कहते हैं एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, यानी आदम का पुल भी कहते हैं। चलिए आइए अब पश्चिम के साइड में, ठीक है, पश्चिम के साइड में आएंगे तो महाराष्ट्र के तट पे, महाराष्ट्र के तट पे 2 द्वीप हैं। एक का नाम है सालसीट द्वीप, जिस पर मुंबई बसा है। क्या बसा है? मुंबई बसा है। और दूसरा एलिफेंटा द्वीप। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र के तट पर एलिफेंटा द्वीप। यहाँ पे मुंबई के बारे में कुछ खास बातें दी गई हैं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। भारत की आर्थिक राजधानी यानी इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को।
और बहुत सारे फैक्ट हैं, ये उसमें से खास हैं। गुजरात के तट पर एक महत्वपूर्ण जो आपका द्वीप है उसे हम कहते हैं अलिया बेट। क्या कहते हैं? अलिया बेट। और ये खंभात की खाड़ी में है। कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये आपके तमिलनाडु का पंबन द्वीप, महाराष्ट्र का सालसी पेलिफेंटा, और लास्ट में आप देखेंगे गुजरात का आलिया बेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि भी है। क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि जो किसको किसको अलग करती है भाई? पाक जल संधि। तो आप कहेंगे अरब सागर को बंगाल की खाड़ी। पाक जल संधि अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से मिलाती है। जल संधि माने जल का मिलाप करना। अगर अलग करने का पूछेगा तो पाक जल संधि क्या करती है भाई? किन दो स्थलखंड को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, लेकिन अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से मिलाती है। तो इसका संबंध भी आप देखेंगे कि पंबन द्वीप के आसपास ही आपका पाक जल संधि है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हो गया आपका भारत के सभी लगभग जितने भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके बारे में। कुछ यहाँ पे विश्व के द्वीप भी देख लेते हैं, है ना। 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इन सभी पे भी ध्यान देना है। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। अब इसकी खास बात ये देखिए कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। किसका है? यानी ये कब्जे में है डेनमार्क के, जो कि यूरोपियन कंट्री है। सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। भौगोलिक रूप से देखेंगे यानी कि अगर इसके स्थलखंड का जो टुकड़ा है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? अब देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा। किसका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। वहीं बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो न्यू गिनिया है। क्या है? न्यू गिनिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हिस्से में आएगा और सेकेंड लार्जेस्ट है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा जो इंडोनेशिया का द्वीप है बोर्नियो द्वीप, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। चौथा मेडागास्कर है, जो अफ्रीका के पूर्वी दक्षिण पूर्व साइड में है। ये आपका मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगी, भारत के तटीय मैदान और भारत की द्वीप। ठीक है, तो इसको सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिले। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।